नमस्कार, मैं दिनेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आपका ई क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम बीए सेकंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र मानव और आर्थिक भूगोल के बारे में बात करेंगे। मानव और आर्थिक भूगोल बीए द्वितीय वर्ष का भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने बीए प्रथम वर्ष पत्र में भौतिक भूगोल और पर्यावरण भूगोल का अध्ययन किया था, ठीक ऐसे ही इस सिलेबस में बीए सेकेंड ईयर में आपको मानव और आर्थिक भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में अध्ययन करना है। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में आपको राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करना है। आज हम इस अपनी कक्षा में मानव और आर्थिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, इसे आगे पढ़ेंगे और लगातार इन कक्षाओं में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मानव भूगोल की अर्थ एवं प्रकृति के बारे में विस्तार से विचार करने के पहले मैं आपको भूगोल के बारे में वापस से उसका अर्थ और उसकी परिभाषा को रिकेप कराना चाहता हूँ, ताकि हम भूगोल की जब परिभाषा को अच्छे से समझ पाते हैं तब हम उसमें आगे आने वाले विषय और उसकी शाखाओं को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है कि भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान है जो भूतल का वर्णन एवं व्याख्या करता है। सामान्यतः यदि हम लोग भूगोल की उत्पत्ति को देखें तो एक बहुत ही भावनात्मक रूप से देख सकते हैं कि माँ के गर्भ में शिशु जब अपनी प्रथम वाणी से कहाँ की व्याख्या करना प्रारंभ करता है कि वो कहाँ पर है, तो यही भूगोल का परम उद्देश्य है। इस भावात्मक रूप का तात्पर्य यह है कि मानव का जन्म जब इस धरातल पर होता है और वो अपनी प्रथम अवस्थिति अपनी माँ की गोद में पाता है, तब वो उसे अपनी आवाज़ से पहचानने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पर है। ये कहाँ की व्याख्या ही भूगोल का मूल आधार है, मूल स्वरूप है। यदि हम भूगोल को शाब्दिक विवेचन से देखें तो इसे इंग्लिश में जियोग्राफी कहा जाता है, पृथ्वी का विज्ञान कहा जाता है। यहाँ पर यदि हम इस शब्द का एनालिसिस करें तो जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो जो यूनानी भाषा का शब्द है उससे मिलकर के इसे वर्णन करना होता है। एक सामान्य से शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के वर्णन करने वाले विषय को, पृथ्वी का वर्णन करने वाले विज्ञान को भूगोल कहा जाता है। इस तरीके से भूगोल एक वर्णनात्मक विज्ञान हुआ। भूगोल का सामान्य अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना हुआ। इस प्रकार भूगोल की एक स्थूल परिभाषा यह हो सकती है कि भूगोल यह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी भूतल का वर्णन किया जाता है। इस संदर्भ में भूतल या पृथ्वी के किसी तल से अभिप्राय केवल पृथ्वी की ऊपरी तल तक सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी का ऊपरी तल और उसके नीचे की पतली पट्टी भूमंडल, भूतल के ऊपर की पतली वायुमंडल पेटी और पृथ्वी पर स्थित जलीय भाग जलमंडल भी समाहित है। अर्थात जब हम पृथ्वी के वर्णन के संदर्भ में देखें तो पृथ्वी के वर्णन से तात्पर्य पृथ्वी के धरातल के वर्णन से है, परंतु यहाँ धरातल के वर्णन का में सिर्फ पृथ्वी के ऊपरी धरातल ही नहीं आता है, अभी तो वायुमंडल की पेटी और जलीय भाग भी आता है जो धरातल पर जीवन को प्रभावित करता है या जहाँ पर मानव के जीवन का अस्तित्व इससे जुड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि स्थल मंडल, जलमंडल और पृथ्वी और वायुमंडल मिलकर के पृथ्वी के आवरण को बनाते हैं। इसे ही हम पृथ्वी के वर्णन का क्षेत्र कह सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत ही सामान्य अर्थों में यहाँ पर भूगोल को समझ पाए हैं। प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता हेटनर ने 1905 में अन्य विज्ञानों के मध्य भूगोल के स्थान की तार्किक विवेचना की, परंतु ये भूगोल की बहुत सामान्य परिभाषा अब तक हुई है। वास्तविक स्वरूप में यदि भूगोल को समझना है तो हमें उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा और हेटनर ने इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने लिखा है कि वास्तविकता त्रिविमीय या थ्री डायमेंशनल विन्यास है, जिसे
पूर्ण रूपेण समझने के लिए हमें 3 विभिन्न दृष्टि बिंदुओं से निरीक्षण करना चाहिए। यदि हम किसी भी स्थान की वास्तविकता को समझना चाहते हैं, धरातल की स्थिति को समझना चाहते हैं, तो हम उसका एक पक्षीय अध्ययन नहीं करके उसे 3 डायमेंशनल 3 स्वरूपों में देखना होगा। और वो पहला पक्ष जो होगा वो उन वस्तुओं के सादृश्यता से संबंधित होगा कि उसके समान की वस्तुएं या उसके समान के क्षेत्र क्या है। दूसरा, हमें उसे काल या समय के संदर्भ में देखना पड़ेगा, क्योंकि धरातल पर कोई भी वस्तु या स्थिति का विकास समय के आधार पर हुआ है। जितने भी भौगोलिक प्रतिरूप या भौगोलिक स्थल हम देखते हैं वो समय के साथ विकसित हुए हैं या विघटित हुए हैं। वहीं तीसरे क्षेत्र संदर्भ में उनका क्रम और वर्गीकरण का निरीक्षण करते हैं कि उनका विकास किस क्रम में हुआ है और उन्हें अपने समूह में या वर्गों में कैसे बांटा जा सकता है। इस प्रकार प्रथम वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत विज्ञान, द्वितीय वर्ग में ऐतिहासिक विज्ञान और तृतीय वर्ग में क्षेत्रीय विज्ञान स्पेशल साइंसेस आते हैं। यहाँ पर हेटनर ने हेट्रोजेनिटी को रेफर किया है कि धरातल पर हमें जो विभिन्नताएं मिलती हैं वो विभिन्नताएं भौगोलिक विशेषताएं होती हैं और उन विभिन्नताओं के आधार पर ही धरातल का अध्ययन किया जाना चाहिए। इससे हम उस विषय की तर्कसंगत व्याख्या कर सकते हैं। इसे क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना का जन्म हुआ और इसे भौगोलिक अध्ययन का आधार मानते हुए प्रसिद्ध भूगोलवेता रिचर्ड हॉटसन ने भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी है कि भूगोल भूतल के परिवर्तन स्वरूप के यथार्थ और क्रमबद्ध और तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यदि इस परिभाषा को हम थोड़ा विचारपूर्वक देखें तो हॉटसन ने भूगोल को वैज्ञानिक दृष्टि देने का प्रयास किया है और उनका मानना है कि भूतल पर जो परिवर्तनशील स्वरूप है कि धरातल के स्वरूप स्थिर नहीं है, उनमें क्रमिक रूप से परिवर्तन होता रहता है। और स्ट्रेस ने भी कहा है कि ये पृथ्वी पर जो जितने भी उपक्रम हैं वो निरंतर परिवर्तनशील हैं, बदलते रहते हैं। कुछ धीमी गति से परिवर्तन होते हैं, कुछ पे तेज गति से परिवर्तन होते हैं। तो ये जो परिवर्तनशील स्वरूप धरती पर विकसित होते हैं उनका क्रमबद्ध विवेचन करना, तर्कसंगत वर्णन करना, उनकी उपस्थिति का, उनके निर्माण का और उनके वहां पर होने का और उनकी व्याख्याओं को करना भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। ये भूगोल की परिभाषाओं में शामिल होता है। अब हम आगे मानव भूगोल की अर्थ और परिभाषा के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हम जब आते हैं तो हम पाते हैं कि धरातल के ऊपर हमें सक्रिय कारकों के रूप में 2 मुख्य कारकों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें से एक कारक प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं जिन्हें प्राकृतिक बल कहा जाता है, जो धरातल पर परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। वहीं दूसरा जो इसका एक सक्रिय कारक है वो मानव है। मानव धरातल पर एक गतिशील सामूहिक कारक है जो धरातल पर परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। इस तरीके से भूगोल में 2 मुख्य शाखाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे एक भौतिक भूगोल के रूप में और दूसरा मानव भूगोल के रूप में जाना जाता है। भौतिक भूगोल के बारे में हम लोग देख चुके हैं, आप लोग बीए प्रथम वर्ष में। अब हम यहाँ पर आगे मानव भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे कि मानव भूगोल क्या है और उसे किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः ये सभी स्वीकार करते हैं कि भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान है जो भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। हम भूतल का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर मानव का निवास है। भूतल के अध्ययन का जो बड़ा कारण है वो मानव के उसके निवास गृह के रूप में, मानव के निवास के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मानव धरातल का एक प्रबुद्ध और सक्रिय कारक है जो धरातल पर परिवर्तनशील शक्तियों के रूप में जाना जाता है। अन्य जैविक घटकों की अपेक्षा मानव सबसे ज्यादा सक्रिय, बुद्धि संपन्न और प्रौद्योगिकी युक्त कारक बना है
और उसने अपने आप को धरातल पर पृथ्वी के ऊपर अलग रूप में और एक क्रियाशील कारक के रूप में प्रतिस्थापित किया है। अतः भौगोलिक विवेचन में पृथ्वी के तल का अध्ययन मानव के ग्रह या मानवीय संसार के रूप में एज द होम ऑफ मैन और एज द वर्ल्ड ऑफ मैन किया जाता है। हार्टसॉन ने लिखा है कि भूगोल पृथ्वी की परिवर्तनशील सतह का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत करता है जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत जिन विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वे विभिन्न रूपों में मनुष्य से संबंधित होते हैं। वास्तव में भौगोलिक अध्ययन उन्हीं तथ्यों तक सीमित होता है जिनका संबंध किसी न किसी रूप में मनुष्य से होता है। अतः भौगोलिक अध्ययन में उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, धरातल पर उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य से संबंधित होते हैं और मनुष्य से जो प्रभावित होते हैं या मनुष्य को जो प्रभावित करते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्व भूगोल की कोई शाखा नहीं थी और प्राकृतिक तथ्यों के साथ ही मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता था जिसे सामान्य भूगोल कहा जाता है। यदि हम भूगोल के प्रारंभिक विवेचनों को देखें तो मानव को एक अलग अध्ययन इकाई के रूप में या उसका भूगोल के एजेंट के रूप में नहीं माना गया। सिर्फ भौतिक सत्यों को प्रभावशील मान करके भौगोलिक अध्ययनों और वर्णनों को किया गया और मानव को भी उन्हीं में शामिल किया गया जिस तरीके से अन्य जीवों को घटकों के रूप में शामिल किया जाता था। इसके अंतर्गत 19वीं शताब्दी के मध्य में 1859 में प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डार्विन की पुस्तक आई जिससे ओराइजन ऑफ द स्पीशीज प्रकाशित हुई, जिसमें वैज्ञानिक अध्ययनों में नवीन क्रांति का दर्शन इन्होंने दिया। उन्होंने बताया है कि पर्यावरण से अनुकूल बनाकर जीवित जीव रहते हैं और संतान उत्पत्ति करते हैं। उन्होंने पृथ्वी के ऊपर जैविक संघर्षों में को दिया और ये बता कि पृथ्वी के ऊपर वही जीव अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लंबे समय तक बने सकते हैं जो पृथ्वी से अनुकूलन कर पाते हैं, यहाँ के समुदाय से अनुकूलन कर पाते हैं, अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत डार्विन ने अपनी इस प्रसिद्ध पुस्तक में दिया और इसने वैज्ञानिक क्रांति की ओर अग्रसर किया कि यदि किसी भी जीव को धरातल पर बना रहना है, उसे जीवन रखना है, तो उसे यहाँ की प्रकृति से और अन्य जीवों से संघर्ष करना होगा और इस संघर्ष में जो योग्य जीव होंगे वो बाहर आएंगे और एक तरीके से यहाँ से ही प्रजातीयता और नृजातीयता का विकास आगे देखने को मिलता है। ये जो विचार इन्होंने दिए थे, इन विचारों से भूगोल में एक क्रांतिकारी रूप विकसित हुआ और मानव को भी अन्य जीवों की अपेक्षा एक तरीके से देखा जाए तो डार्विन के इस सिद्धांत के अनुकूल मनुष्य ने अन्य जीवों की अपेक्षा अपनी योग्यता सिद्ध की, प्रकृति से ज्यादा अनुकूलन किया, अपनी संतति का विस्तार किया और धीरे धीरे एक प्रभावशाली कारक के रूप में स्थापित हुआ। यहाँ पर हम लोग एक फ्रिंच और ट्रिबार्थो की परिभाषा देखते हैं जो कहती है कि ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ द अर्थ सरफेस। इट कंस्टिट्यूट ऑफ a systematic description and interpretation of the distribution pattern and the regional association of things on the surface of the earth। कि भूगोल क्या है? एक धरातल का वैज्ञानिक वर्णन है, क्रमबद्ध विवरण है और एक तरीके से धरातल के ऊपर विकसित होने वाले प्रादेशिक संयोजन का अध्ययन है। वहीं ज्योग्राफी में बी डिफाइंड एज द डीलिंग सोले विद द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, अर्थात मानव और पर्यावरण के बीच के जो अंतर संबंध है उनको डिफाइन करने के लिए, उनके पारस्परिक संबंधों को डिफाइन करना ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। इसी विचारधारा को आगे बनाए रखने के लिए मानव को भूगोल में प्रतिस्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य जो किया वो जर्मन विद्वान रेडजेल ने किया। भूगोल में मानवीय पक्ष के अध्ययन पर विशेष बल उन्होंने दिया। उन्होंने मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या की और को अधिक महत्वपूर्ण माना तथा भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में मानव भूगोल की आधारशिला में प्रकृति और प्राकृतिक पर्यावरण का ही एकाधिकार दे देता है। उन्होंने ये माना कि मानव धरातल पर एक मुख्य
सक्रिय कारक है जो प्राकृतिक शक्तियों से अनुबंधित रहता है, परंतु वो सबसे प्रभावशाली कारक के रूप में धरातल पर प्रतिस्थापित हुआ। एक रेडजेल ने मानव को भूगोल में महत्वपूर्ण और विशेष स्थान दिलाने का प्रयास किया और इस संदर्भ में इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी जिसकी चर्चा हम लोग आज प्रभावी बनाती है। इस तरीके से हमने पाया कि ये मानवीय शक्तियां न केवल प्रभावी है अपितु धरातल पर नवीन संरचनाओं का निर्माण करने के लिए, जीवन को विकसित करने के लिए, प्रौद्योगिकी और तकनीकी का विकास करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम पाते हैं कि पृथ्वी के एक विशाल विकसित विकास के समय में से मानव का स्थान और मानव का समय काफी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु फिर भी इस दीर्घ समय में मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों के अंदर क्रियाशील रहते हुए जिस तरीके की प्रगति की है, जिस तरीके से प्राकृतिक पर्यावरण का उपयोग किया है, ऐसा पृथ्वी के इतिहास में अब तक अन्य कोई जीव जगत या क्षेत्र नहीं कर पाया है। मनुष्य एक प्रबुद्ध और बौद्धिक प्राणी है इस धरातल का, अतः उसकी जिम्मेदारी पृथ्वी के संदर्भ में भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। आज की दुनिया को जब हम देखते हैं तो मानव की दुनिया के रूप में विकसित हुई पाई जाती है। मानव भूगोल की इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मानव की सक्रियता को, मानव की प्रभावशीलता को हम इन कारकों में शामिल करते हुए उसे समझ सकते हैं। धन्यवाद। निश्चित रूप से आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।